हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस ऑफ द हिंदू। आज का हेडलाइन फिर से एसआईआर पे है कि एसआईआर का जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ये जब एसआईआर का प्रोसेस खत्म होगा ना तब इस पे एक छोटा सा हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। अभी इसको रहने देते हैं। 18 किल्ड, 3 मिसिंग एज ट्रक फॉल्स इनटू गॉर्ज इन अरुणाचल। बहुत दुखद न्यूज़ है। आगे चलते हैं। और कुछ नहीं है, एडवर्टाइजमेंट है एडिटोरियल में। Playing to the gallery, Karnataka's hate crimes bill is a threat to फ्री स्पीच। इसमें बेसिकली बोल रहा है कि कर्नाटका जो अभी बिल लेके आया है, जो कर्नाटका हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स प्रिवेंशन बिल 2025, ये बोल रहा है कि इससे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इस पे असर पड़ेगा। पूरे आर्टिकल में वही है जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा, वो ये था। जो आर्टिकल 19 इसमें शायद मेंशन है या नहीं है पता नहीं, शायद नहीं है। आर्टिकल 19 का अगर आप देखेंगे तो प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स, इसमें भी जो मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है वो हम बताते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग, यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। पहला देखिए, क्लॉज 1 है, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट। सब क्लॉज ए है, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बाकियों को अभी रहने दीजिए। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब यहाँ नीचे आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नथिंग इन सब क्लॉज ए, नथिंग इन सब क्लॉज ए of clause 1 of clause 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making और इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस? तो sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relating to contempt of court, defamation or incitement to an offense। यूपीएससी डायरेक्ट नहीं पूछेगा आर्टिकल 19 पे, जो वो पूछेगा अगर तो इस पे पूछेगा कि इन दोनों का, इसका आर्टिकल 19(1)(a) का एक्सेप्शन क्या क्या है। ये आर्टिकल 19 के सब के क्लॉज 2 में दिया हुआ है ये सारा जो भी है। फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट्स, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, ये सब ये आप याद रखिएगा। और सबका ऐसे ऐसे एक्सेप्शन दिया हुआ है, ये आप लोग पढ़ के रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उसके बाद आते हैं नीचे, नेशनल सिक्योरिटी। ये नेशनल सिक्योरिटी एक स्ट्रैटेजी निकाला है यूएस, उस पे ये आर्टिकल है, ये आप लोग पढ़ना। ये इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से, जो आई आर ए पेपर 2 में उसके पर्सपेक्टिव से ये वाला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये बेसिकली एक यूएस को वापस से जो सुपर पावर टाइप बनाना चाह रहा है, मतलब ऑलरेडी सुपर पावर तो क्या बोलेंगे है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इंश्योर दैट अमेरिका रिमेन्स वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट, रिचेस्ट, मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री फॉर डेकेड्स टू कम। ये इसका और इसका टॉप 5 प्रायोरिटीज है, वो इसी में लिस्ट किया हुआ है, ये आप लोग देखिएगा, आईआर के लिए इंपॉर्टेंट है। द स्टार्क रियलिटी ऑफ एजुकेशनल कॉस्ट्स इन इंडिया, इसमें कुछ नहीं है, ये बस ये बोल रहा है, ढेर सारा डेटा दिया हुआ है कि इस अर्बन एरिया में गवर्नमेंट स्कूल में इतने जाते हैं, अर्बन एरिया में प्राइवेट स्कूल में इतने जाते हैं, रूरल एरिया में इतने जाते हैं, प्राइवेट ट्यूशन्स इतने लेते हैं, रूरल एरिया में इतने ट्यूशन्स लेते हैं। और ये सब का ये बेसिकली बोल रहे हैं कि आर्टिकल 21(a) जो है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, इसको वायलेट कर रहा है। पूरे आर्टिकल में बस यही है। द मद्रास हाई कोर्ट मस्ट ब्रेक इट्स साइलेंस। अब इसमें क्या हुआ है कि मद्रास हाई कोर्ट में एक सीनियर जज हैं, जस्टिस निशा बानू, इनका ट्रांसफर कर दिया गया केरला हाई कोर्ट में, लेकिन वो ज्वाइन नहीं किया, क्या हुआ पता नहीं। फिर एक कोलिजियम का मीटिंग हुआ, वो कोलिजियम में कुछ जजेस और सीनियर और एडवोकेट्स को हाई कोर्ट में प्रमोशन करने के लिए रेकमेंड कर दिया गया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उस पे मंजूरी नहीं दी कि भाई जो एक सीनियर जो जज हैं निशा बानू, जो सेकंड सीनियरिटी में थर्ड हैं, वो है ही नहीं कोलिजियम में, तो आप लोग कैसे आप लोग कर सकते हो? सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं, तो आप लोग कैसे उसको कोलिजियम का रिकमेंडेशन को हम लोग नहीं मानेंगे।
तो इसमें मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है कोलिजियम सिस्टम, वो आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। कोलिजियम सिस्टम में आपको फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, ये सब पता होना चाहिए। लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। जो कोलिजियम होता है वो दो तरह का है। एक देखिए, पहला सुप्रीम कोर्ट में रहता है, उसमें सीजेआई होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। ये क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, ट्रांसफर करते हैं हाई कोर्ट के जजेस को, ट्रांसफर हाई कोर्ट जजेस, एंड अप्रूव करते हैं जो हाई कोर्ट का जो जज होता है उनका अपॉइंटमेंट्स को। ये क्या है, ये सेकंड पॉइंट से पता चलेगा। हाई कोर्ट में अब जो कोलिजियम होता है वो होता है जो चीफ जस्टिस होते हैं और 2 सीनियर मोस्ट जजेस। वो रेकमेंड, ये क्या करते हैं, दे रेकमेंड नेम्स फॉर अपॉइंटमेंट एज हाई कोर्ट जजेस टू सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम। अब ये रेकमेंड करेंगे या तो एडवोकेट्स का या डिस्ट्रिक्ट जजेस का नाम सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को, और फिर वो इस कोलिजियम के पास जाएगा, सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस के पास। उसके बाद एग्जीक्यूटिव के पास जाएगा, एग्जीक्यूटिव उसको वो नोटिफाई करता है और फिर वो हो जाता है। तो कोलिजियम सिस्टम आपको तैयार रहना चाहिए। पिछले साल ये क्वेश्चन आया, वो लास्ट में हम लोग देखते हैं। इज द फॉलोइंग रूपी अ कॉज फॉर अलार्म। इसमें फिर वही एक सिंपल सा आर्ग्यूमेंट है कि अगर रुपी 80 रहे, फिर 90 हो जाए या 70 हो जाए, अगर ये होगा और ये होगा तो एक्सपोर्ट में फायदा है, यहाँ पे इंपोर्ट में फायदा है। $1, $1, $1, ठीक है। बेसिकली वही है जो उस दिन हम लोग एक आर्टिकल में पढ़े थे। उसमें क्या क्या 4 चीज दिया हुआ था कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एफपीआई और आरबीआई का एक्शन। ये चारों जो फैक्टर्स हैं ये डिटरमाइन करते हैं कि रुपी मजबूत होगा या कमजोर होगा। इसके अलावा अब जैसे फेडरल रिजर्व जो है यूएस का, वो अगर अपना रेट कट कर रहा है, रेट इंक्रीज कर रहा है, उससे भी फिर असर पड़ेगा। तो ये चारों उस आर्टिकल में हम लोग पढ़े थे, इसलिए हम मेंशन कर रहे हैं। उसके बाद एट COP30 चाइना, ये तो कुछ रैंडम न्यूज है, लेकिन आपको COP30 का मालूम होना चाहिए। बेलेम में हुआ है, ब्राजील में। उसमें जो जो भी मेन जो प्लेजेस हैं या जो एग्रीमेंट्स हुए हैं वो आपको पता रहना चाहिए। सेविंग्स शिफ्ट रीशेप्स इंडियाज मार्केट्स। इसमें बेसिकली क्या बता रहे हैं ना कि पहले जहां फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का ज्यादा पैसा लगता था इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में, अब क्या हो गया है कि वो शिफ्ट कर रहा है स्मॉल इन्वेस्टर्स में, जैसे कि SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP क्या होता है कि आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते हो, फॉर एग्जाम्पल 20 रुपी पर मंथ या 30 रुपीज पर मंथ, ऐसा आप कर करके आप एक पोर्टफोलियो बनता जाता है आपका और ये इन्वेस्ट होते जाता है। फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। तो बोल रहे हैं कि जो अभी हम लोग और देखे थे कि 2020 के बाद जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनका जो नंबर है वो बहुत बढ़ गया है। तो ये यही इसमें न्यूज़ में बेसिकली वही है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और ये एक तरह से अच्छा है क्योंकि जो FPI होते हैं बहुत वॉलेटाइल होते हैं, क्योंकि जब भी उनको लगेगा कि कहीं और ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो वो पैसा निकाल लेंगे और भाग जाएंगे दूसरे जहाँ भी। तो उसमें क्या होता है कि डॉलर का डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि वो बेचेंगे तो रुपया में, लेकिन पैसा लेके जाएंगे डॉलर में, तो फिर वो रुपया देंगे और डॉलर का डिमांड बढ़ जाएगा, उससे रुपया कमज़ोर होगा। तो इसलिए इसमें बोला जा रहा है कि ये एक अच्छा चीज़ है। व्हाट द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन नार्को टेस्ट। इसमें अगर आपको देखना है तो आप आर्टिकल 20 देखिए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे दिया हुआ भी है आर्टिकल 20। पहला वाला है एक्स पोस्ट फैक्टो। 3 क्लॉज है। पहला क्लॉज है एक्स पोस्ट फैक्टो। इसका मीनिंग क्या है कि क्राइम होने के बाद आप, जैसे आज अगर क्राइम होता है तो ऐसा नहीं कर सकते कि कल आप क्रिमिनल लॉ को अमेंड कर दो और बोलो कि ये जो क्राइम था उसके लिए हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट देंगे, तो वो अप्लाई नहीं करेगा। जैसे जो निर्भया कांड हुआ था उसमें एक बच्चा था, मतलब क्या वो बिलो 18 था, तो उसको वो छूट गया
क्यों? वो बंदे सुप्रीम कोर्ट गए कि सर इसको ये हीनस क्राइम है और इसको ट्रीट एज एन एडल्ट, ये शुड बी, उनको एडल्ट की तरह वो होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जो लॉ है उस दिन जब क्राइम कमिट हुआ था वो कहता है कि जब जो अंडर एज है उसको अंडर एज की तरह ट्राई किया जाएगा। तो वो बंदा 3 साल में शायद छूट गया था। दूसरा है, यहाँ पे ही लिखा हुआ है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। तो मोर देन वंस पनिश नहीं हो सकता है। फिर एक बात इसमें, एक्सपोज फैक्टो जो है इसमें सिविल लॉज हो सकते हैं। क्या होगा कि सिविल अगर ऑफेंस है, सिविल लॉज आते हैं तो रेट्रोस्पेक्टिवली लग सकते हैं। मतलब जैसे आज अगर कोई क्राइम होता है, सिविल ऑफेंस है, अगले साल जा करके उसको अमेंड कर दिया जाता है, तो उसके लिए आप लायबल होगे अगर आपने वो क्राइम किया है। तो आप एक से ज्यादा बार पनिश नहीं हो सकते हो। तीसरा है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए नहीं मजबूर किया जा सकता। तो ये वाले में फिर ये है नार्को टेस्ट आता है। नार्को टेस्ट जैसे पॉलीग्राफ टेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज लाइक अ पॉलीग्राफ टेस्ट। उसमें कुछ सिडेटिव्स या ऐसा कुछ दे करके आपसे सच उगलवाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि जो नार्को टेस्ट है वो फाइनल जजमेंट, वो फाइनल वो नहीं है कि हाँ चलो इसने अपना कबूल कर लिया तो हो गया, सारा ट्रायल खत्म हो गया, अब यही फाइनल सबूत है, ऐसा नहीं है। बाकी चीजें भी आपको प्रूव करनी पड़ेंगी प्रोसिक्यूशन को, ये चीज है। आप इसमें आर्टिकल 20 याद रखो और वहां पे आर्टिकल 19 याद रखो। और कुछ दिन पहले प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन का न्यूज आया था, आर्टिकल 22 याद रखो। अभी उसका भी एक देखेंगे जेएनयू के स्टूडेंट का। वाई ह्यूमन रेटिंग मैटर्स एज इंडिया प्रिपेयर्स फॉर गगनयान। अब इंडिया का एक गगनयान मिशन है। मिशन क्या है पहले वो देखते हैं। इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनको लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे 3 दिन के लिए। उसमें क्या क्या पार्ट होगा, तो एक क्रू मॉड्यूल होगा जिसमें जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे वो लोग रहेंगे। उसके बाद लाइफ सपोर्ट सिस्टम होगा, जैसे प्रेशर मेंटेन करना, वेस्ट को हैंडल करना, ड्रिंकिंग वाटर, ये वो सब, ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। एक क्रूस्केप सिस्टम है। अब जैसे अगर लॉन्च करते समय कुछ दिक्कत आ जाता है या कोई मतलब अनहोनी कुछ ऐसा हो जाता है तो उनके स्केप करने के लिए क्रूस्केप सिस्टम है। फिर एक सर्विस मॉड्यूल है जो बेसिकली जो ऑर्बिटर होगा ना जिसमें ये लोग रहेंगे, क्रू मॉड्यूल से लगा रहेगा सर्विस मॉड्यूल, ये बेसिकली सारा टेक्नोलॉजी और ये सब रहेगा। अब इसमें यूपीएससी अगर पूछा ये टॉपिक से, ये 4 नाम से स्पेसिफिक तो वो ये भी पूछ सकता है कि क्रू मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, क्रूस्केप सिस्टम, द टर्म्स आर रिलेटेड टू विच। फिर आपको दे देगा गगनयान, समुद्रयान, या कुछ भी 2 और नाम दे देगा और उसके बाद आपको आंसर करना होगा। ये भी दे सकता है यहाँ पे कि यहाँ पे 5 एस्ट्रोनॉट्स हैं, या लोअर अर्थ ऑर्बिट के जगह मिडल अर्थ ऑर्बिट कर देगा, या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कर देगा, 3 डेज के जगह 8 डेज कर देगा। ऐसा यूपीएससी करता है, तो डिटेल्स पे आप फोकस करना। अगर मेंस में कुछ पूछता है तो मेंस में क्या पूछे, अच्छा पहले ये देख लेते हैं ह्यूमन रेटिंग क्या होता है। कि जैसे अभी जो है मार्क 1 यूज करता है इंडिया। ये इंडिया का जो पहले इसका नाम जीएसएलवी था, जीएसएलवी मार्क 1, अब इसका नाम मार्क 1 कर दिया है। एलएमवी, सॉरी, अब एलएमवी 3 कर दिया है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इससे जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को भेजा जाता है। आपको पता होगा इंडिया का जो पावर हॉर्स बोलते हैं वो है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसके अलावा फिर GSLV मार्क 1, 2 ऐसा कुछ कुछ था। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, PSLV पे सवाल पूछ चुका है यूपीएससी। तो ये LVM-3, ये आपको पता रहना चाहिए कौन सा रॉकेट है लॉन्च करने के लिए। अब ये ह्यूमन फ्लाइट क्या है, सॉरी ह्यूमन रेटिंग क्या है। ह्यूमन रेटिंग ये है कि आपका जो भी रॉकेट सिस्टम है वो क्या ह्यूमंस को ले जाने के लिए उसके लायक है, उतना सेफ है क्या कि ह्यूमंस उसमें जाएंगे तो उनका डेथ का प्रोबेबिलिटी कम से कम हो। इसमें ढेर सारा नाम दिया है, जैसे एक फैल्कन 9 स्पेस एक्स का है, उसका 100% रिकॉर्ड है कि अभी तक कुछ भी खतरा नहीं हुआ है। और 2-3 रॉकेट्स का नाम है जिसमें 1 बार 2 बार 50 साल में 2 बार एक्सीडेंट हुआ है।
कोई रॉकेट है जिसमें एक बार एक्सीडेंट हुआ है लेकिन जो क्रू है वो भाग गया, मतलब भाग गया नहीं, बच गया। तो ये चीज़ ह्यूमन रेटिंग हुई। आप इसको पढ़ोगे ना, बहुत सिंपल सा आर्टिकल है, वैसा कुछ है नहीं। इसको आप सिंपली आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये वन ऑफ द एस्पेक्ट्स है ह्यूमन रेटिंग। और भी ढेर सारा एस्पेक्ट्स है। अभी आपको जैसे गगनयान का, क्यों गगनयान आपको क्या इसरो कर रहा है, तो एक तो साइंटिफिक प्रोग्रेस होगा। क्या साइंटिफिक प्रोग्रेस कि ह्यूमंस को स्पेस में कैसे असर पड़ता है, वहाँ रेडिएशन बहुत है तो रेडिएशन को पढ़ेंगे। बोन और मसल डेंसिटी का लॉस होता है तो उसको पढ़ेंगे। फिर मटेरियल साइंस होगा। मटेरियल साइंस क्या होता है, जो अलग अलग मटेरियल्स का जो होता है उसी को साइंस, मटेरियल साइंस बोलते हैं। जैसे आपका मोबाइल किसी चीज़ से, मोबाइल का स्क्रीन डिस्प्ले किसी चीज़ से बना है तो मटेरियल साइंस है। तो बहुत ज़्यादा हीट आपको वो करना है, रेसिस्ट करना है। जब आप जा रहे होगे, जब आओगे वापस एंटर करोगे एटमॉस्फेयर पे, तो आपको हीट रेजिस्टेंट वो मटेरियल चाहिए। फिर उसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट का एक होगा, फूड प्रिजर्वेशन, ये सब आपको पता चलेगा। उसके अलावा जो एक है, जो जनरल है, वो है कि इंडिया का इंडिया को एक लीडिंग स्पेस नेशन का दर्जा मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक स्पेस में भेजने वाला क्योंकि केवल यूएस, रशिया और चाइना है, तो इंडिया विल बिकम द फोर्थ कंट्री। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या आएंगे, तो वही, अब जैसे सेफ्टी ऑफ क्रू, पहले तो सबसे पहले वही आता है। उसके बाद री एंट्री, फिर उनका रिकवरी, कि एक बार इंटर कर गए समुद्र में कहीं गिर गए, उसके बाद उनको रिकवर करना। फिर जो वो आएंगे 3 दिन स्पेस में रह के, उनको जीरो जीरो ग्रेविटी में रह के आएंगे, तो आपको वहां पे उनका रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा। फिर ये वाला एक इशू है, ह्यूमन रेटेड रॉकेट्स, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक और जो है, जैसे आपको होना चाहिए, एक सॉलिड स्टेज होता है, एक लिक्विड स्टेज होता है और एक क्रायोजेनिक स्टेज होता है। लिक्विड स्टेज, सॉलिड स्टेट क्या हुआ कि जो भी आपका फ्यूल है, जो भी आप यूज कर रहे हो एज अ फ्यूल रॉकेट में, वो सॉलिड में रहेगा। इसका क्या फायदा है कि एक बार अगर इसमें आग लग गया तो वो पूरा आग लगते ही जाएगा, लगते ही जाएगा, लगते ही जाएगा, पूरा थर्स्ट देगा आपको रॉकेट को। लिक्विड क्या है कि आपको कंट्रोल्ड आप वो देता है, आप उसका जो इग्निशन है वो कितना जा रहा है इंजन में, वो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो लिक्विड और सॉलिड दोनों का कॉम्बिनेशन यूज होता है। क्रायोजेनिक क्या है, ये जो जीएसएलवी है उसमें क्रायोजेनिक इंजन यूज होता है। क्रायोजेनिक होता है कि जब वो जो फ्यूल होता है ना, उसको आप बहुत लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हो, लेकिन उससे आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो क्रायोजेनिक का अपना कुछ चैलेंजेस है, जैसे उसका स्टोरेज बहुत मुश्किल है, लेकिन उसका आपको जो रिजल्ट मिलता है, जो एनर्जी मिलता है, वो बहुत ज़्यादा है। तो जो रॉकेट जाता है उसमें सॉलिड फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल है और क्रायोजेनिक फ्यूल है। अगर आपको इसमें जानना हो अच्छे से, तो आप इसरो के साइट पे जाइए और उसमें आप जाइएगा, और उसमें जितना भी पीएसएलवी, जीएसएलवी और जितना भी अभी लॉन्च नया छोटा मोटा रॉकेट सब बना रहे हैं, वो सब उसके साइट पे मिल जाएगा। तो आप इसरो के साइट पे जाइए और उस पर आप इसका कितना लोअर अर्थ ऑर्बिट में कितना वेट ले जा सकता है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट में, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में कितना ले जा सकता है। एक बोलते हैं जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। जियो ट्रांसफर ऑर्बिट बेसिकली होता है कि आप जियो सिंक्रोनस उसमें ऑर्बिट पे जब आप सेंड करते हो तो उसको जियो ट्रांसफर ऑर्बिट बोलते हैं। इसके अलावा होता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये पोल्स पे के ऊपर रोटेट करता है और हमेशा वो सन को फेस करते रहेगा। तो आप ये सब, आप इसरो के साइट पे जाइएगा, आपको ये सब मिल जाएगा। अभी कल हम वीडियो नहीं बनाए थे, नहीं बना पाए थे, तो मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगा था कल का। ऐसे तो 2-3 था।
एक था दीपावली का। दीपावली को जो है वो यूनेस्को ने अपने रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का जो लिस्ट है उसमें इंस्क्राइब किया है। क्या किया है? इंस्क्राइब। लिस्ट का नाम है रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। अब ये एक कमिटी है। कमिटी का नाम क्या है? तो इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ये कमिटी उस लिस्ट को प्रिपेयर करता है, उसमें नाम ऐड करता है। ये एक कन्वेंशन के थ्रू बना हुआ है। कन्वेंशन का नाम है कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो एक लिस्ट है, वो एक कमिटी मेंटेन करता है, और कमिटी एक कन्वेंशन के अंदर बना हुआ है। लिस्ट का नाम लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। कमिटी का नाम इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। कन्वेंट और उसके बाद कन्वेंशन का नाम है कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ये जो भी कमिटी है इसका 20th मीटिंग हो रहा है, सेशन हो रहा है अभी, अब शायद खत्म हो गया हो। इसमें और भी है, जैसे योग हो गया, दुर्गा पूजा, कुंभ, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ महायान ट्रेडिशन। ये ढेर सारा लिस्ट है, छोटा सा एक लिस्ट है, ढेर सारा तो क्या, उसको आप एक बार नेट पर से देख लेना। नेट पे सर्च करोगे, अब बस सर्च करना इंडियाज इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट, वो मिल जाएगा। ये यूनेस्को के अंडर है। यूपीएससी ये भी पूछ सकता है कि द कन्वेंशन का नाम दे देगा और उसमें पूछ देगा कि इट इज अंडर विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएन, कुछ भी। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हम लोग देखे थे। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ये भी एक कमिटी है, वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, और इसका है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। इसका भी एक लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन हमको लगता है यूपीएससी अगर देगा तो यही देगा। तो ये जैसे कि अपना हो गया, इसका 3 होता है, एक नेचुरल होता है, एक कल्चरल होता है, और एक मिक्स्ड होता है। नेचुरल में अगर देखें तो वेस्टर्न घाट्स हो गया, क्योलादेव नेशनल पार्क हो गया, क्योलादेव नेशनल पार्क, और भी है कुछ कुछ। कल्चरल में अगर देखें तो ताजमहल या हुमायूं टॉम्ब या अजंता, एलोरा, और मिक्स्ड में बस कंचनजंगा है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो ये आपको पता रहना चाहिए। अभी अगर PYQ देखें आज का, तो एयर पोल्यूशन बहुत न्यूज में रहता है। अच्छा, साइंस नहीं पढ़े ना, सॉरी। साइंस में वही वाई एयर पोल्यूशन इज इंडियाज लार्जेस्ट हेल्थ थ्रेट। इसमें अगर आप देखिएगा तो इंट्रोडक्शन है, उसके बाद फिर वही है कि PM2.5 क्या करता है। तो उससे रेस्पिरेटरी इलनेस होता है, न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट्स होता है, मैटरनल और नियोनेटल हेल्थ पे असर करता है, न्यूनेटल हेल्थ सॉरी। उसके अलावा फिर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये भी आपको पता रहना चाहिए। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च हुआ था अराउंड 112 सिटीज को एयर पोल्यूशन फ्री करने के लिए। तो PM2.5 और PM10 लेवल, PM10 को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद है कि इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन, वेस्ट मैनेजमेंट रिफॉर्म, हेल्थ सिस्टम इंटीग्रेशन। ये आप एक छोटा सा नोट्स बना सकते हो। आपको जो एयर पोल्यूशन का मेंस के हिसाब से जो नोट्स बनाना है उसमें आप ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, अगर आपका पॉइंट एडेड नहीं है। रीजनल में तो आज एक ये लगा न्यूज, कैबिनेट अप्रूव्स रीजिंग ऑफ 11 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स इनटू 13। रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? जिसमें कलेक्टर बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बैठते हैं, जो IAS होते हैं। तो ये पहले दिल्ली में NCR में 11 डिस्ट्रिक्ट्स थे, अब उसको बढ़ा के 13 कर दिया गया है। DFS कंडक्ट्स फायर सेफ्टी, अब फिर से फायर सेफ्टी हो रहा है। इम्प्रूव कंस्ट्रक्शन क्वालिटी टू रिड्यूस डस्ट। ये वाइस चांसलर का ये चल रहा है कंट्रोवर्सी, जो CM है और गवर्नर है वो एक नाम पे एग्री नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वाइस चांसलर अपॉइंट करना है यार। 4 हेल्ड अनट्रेसेबल, 5 हेल्ड फॉर बीटिंग। अब देखिए, काव को चिकन मोमो खिला दिए तो उनको पकड़ के मार दिए, तो फिर पुलिस ने उनको पकड़ लिया। VIT रिस्पॉन्स नथिंग, नॉट इम्पोर्टेंट।
ममता बोल रही है कि हम धरने पे बैठ जाएंगे अगर एसआईआर में किसी एलिजिबल वोटर का नाम हटाया गया। 40 फार्मर्स डिटेन्ड ओवर एथेनॉल प्लांट। एथेनॉल पे आपको ये तो कल ही या परसों का ही न्यूज़ है। एथेनॉल पे आप देख लीजिएगा E20 क्या होता है, एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है, और गवर्नमेंट और क्या, और इंटरनेशनल क्या चीज़, क्या कोई एक बायोफ्यूल अलायंस है, उसमें इंडिया भी मेंबर, इंडिया इनफैक्ट उसका जो इनिशिएटिव इंडिया का ही लिया हुआ है। तो इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस देख लीजिएगा एक बार। और इसका रॉ मटेरियल क्या होता है वो देख लीजिएगा। बीजेपी एमएलए क्विजेज महाराष्ट्र गवर्नमेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। दीपाथोन रो ये अभी तक चल ही रहा है, एक दिया जलाने पे ये लोग। ओडिशा सीएम मांझी हैंड्स ओवर सिटीजनशिप, ये वही है 2019 का जो अमेंडमेंट है उसके तहत 35 लोगों को नागरिकता दी गई है। आफ्टर पीएम्स बंकिम द टीएमसी टेक्स एमपी गवर्नमेंट टू पुश सेंटर फॉर दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, दिस डन। आज का तो पीवाईक्यू देखते हैं। देखिए एयर पोल्यूशन पे का सॉल्यूशन पे एक है, इसका एक होता क्या है, आर्टिफिशियल रेन। अभी जैसे जब वेस्टर्न डिस्टरबेंस आएगा ना और बारिश होगा, वेस्टर्न डिस्टरबेंस आप लोग क्लाइमेटोलॉजी में पढ़िएगा, ज्योग्राफी में, जैसे ही वेस्टर्न डिस्टरबेंस आएगा और दिल्ली में बारिश होगा, पोल्यूशन लगभग खत्म हो जाएगा। तो बहुत लोग बोलते हैं कि आर्टिफिशियल रेन करवा दो। उसमें क्या होगा कि रेन कैसे होता है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसके अराउंड क्लाउड बनता है, तो वो पार्टिकल्स आप प्रोवाइड कर दो, उसको बढ़ा दो। तो क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए टू रिड्यूस पोल्यूशन मेक्स यूज ऑफ, कि आर्टिफिशियल रेन जब करवाते हैं तो किस चीज का इस्तेमाल करता है। तो इसका आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। इसमें जो लोग नया तैयारी कर रहे हैं उनको अगर लगे कि भाई क्या पूछ दिया है, तो आप टेंशन मत लो, आप एक साल अगर हिंदू पढ़ोगे तो उसमें आ जाएगा ये सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ये बहुत न्यूज में था। उसके बाद कोलिजियम सिस्टम पे 2025 में अभी जो मेंस हुआ है अगस्त में एंड लास्ट वीक में, उसमें ये सवाल आया है कि डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ कोलिजियम सिस्टम इन इंडिया। इसमें आप तीनों जजेस के इसके बारे में लिखिएगा। उसके बाद आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ यूएसए। तो बेसिकली आपको जो कोलिजियम सिस्टम है उसका एडवांटेज लिखना है और उसका डिसएडवांटेज लिखना है। उसके अलावा आपको जो यूएस का जो प्रोसेस है, यूएस में क्या होता है, यूएस में जो राष्ट्रपति होते हैं वो नाम देते हैं, उसके बाद सेनेट उनको अप्रूव करता है, तो उसका फिर एडवांटेजेज और डिसएडवांटेज देना है। अभी इसको आप लिखिएगा कैसे मेंस में, दो तरीका है, या तो आप इंडिया करिए और एडवांटेज और डिसएडवांटेज करिए, यहाँ पे फिर यूएस करिए, उसके नीचे फिर एडवांटेज लिखिए और फिर डिसएडवांटेज लिखिए। या जो मेरे को बेटर लगता है कि आप ऐसे लाइन दीजिए, यहाँ पे आप एडवांटेज लिखिए, यहाँ पे आप डिसएडवांटेज लिखिए, यहाँ पे आप यूएस लिखिए, या फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इंडिया लिखिए और यहाँ पे आप यूएस लिख दीजिए। इसको आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे इंडिया लिख दिए, यहाँ पे एडवांटेज लिख दिए, यहाँ पे डिसएडवांटेज लिख दिए, यहाँ पे इंडिया लिख दिए, यहाँ पे यूएस लिख दिया और अपना 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 पॉइंट्स लिख दिए। तो मेंस में आप किस तरह से आंसर को फ्रेम करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और न्यूज जो कल था वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वो था कि जो आईटीयू होता है ना, वो न्यूज था बेसिकली क्या कि स्पेक्ट्रम और ऑर्बिट स्पेस पे, ये बेसिकली स्पेक्ट्रम मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन वाला नहीं, ये स्पेस में जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाला है, ये दोनों करता है कौन, आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये क्या होगा, स्पेक्ट्रम क्या होगा, जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है उसका जो रेडियो वेव होता है, अब जैसे रेडियो वेव होगा, फिर कुछ होगा, इंफ्रारेड होगा, विजिबल लाइट होगा, अल्ट्रावायलेट रेज होगा, और यहाँ पे माइक्रोवेव होगा, फिर लास्ट में गामा रेज होगा। तो ये जो रेडियो वेव्स है इसका जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसको अलॉट किया जाता है, इसी में वो होता है कम्युनिकेशन। तो आपका सैटेलाइट है,
और यहाँ पे आपका ग्राउंड स्टेशन है। अब इसके बीच में कम्युनिकेशन होना है, तो वो कौन करेगा? अब रेडियो वेव्स में होगा। अब सोचिए कि 2 सैटेलाइट्स है और दोनों को कम्युनिकेट करना है अपने अपने ग्राउंड स्टेशन से। अगर फ्रीक्वेंसी तो फिक्स्ड है कि इतना ही है, इतना से इतना तक फ्रीक्वेंसी है, गीगाहर्ट्ज से तो आपको ये वाले को कुछ फ्रीक्वेंसी दे दिया और इस वाले को कुछ फ्रीक्वेंसी दे दिया। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मान लें कि 2 ही फ्रीक्वेंसी अवेलेबल था, अब अगर तीसरा सैटेलाइट आ जाए तो भाई इसको कहाँ से मिलेगा कि ये अपने ग्राउंड स्टेशन से कम्युनिकेट कर पाए? तो यही इशू हो रहा है कि उसमें टर्म आया है मेगा कॉन्स्टलेशन, जो हम लोग पढ़े भी थे उसके संदर्भ में, कि मेगा कॉन्स्टलेशन रहेगा तो स्पेस टेलीस्कोप्स को इमेजिंग में प्रॉब्लम आएगा। तो मेगा कॉन्स्टलेशन में क्या होगा? जैसे स्टारलिंक हो गया, अभी तक ये 8000 सैटेलाइट्स भेज चुका है और ज्यादा भेजने वाला है। तो बोल रहे हैं कि स्पेस जो है वो ओवर क्राउडेड हो रहा है। तो ओवर क्राउडेड हो रहा है तो आपको कम्युनिकेट करने के लिए स्पेक्ट्रम चाहिए, स्पेक्ट्रम आपके पास उतना नहीं रहेगा। उसके बाद आपको ऑर्बिट करने के लिए आपको सर्टेन एल्टीट्यूड चाहिए, सर्टेन इंक्लिनेशन चाहिए। अब उसी एल्टीट्यूड पे, उसी इंक्लिनेशन पे बहुत लोगों को जरूरत है, तो ऑर्बिट स्पेस का दिक्कत आएगा। तो ये दोनों कल इशू में, कल न्यूज में था, एक स्पेक्ट्रम, एक ऑर्बिट स्पेस और एक मेगा कॉन्स्टलेशन। एक और जो टर्म न्यूज में जो उसी आर्टिकल में था वो था जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी था वहां पे। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है कि अगर ये अर्थ है और ये इसका इक्वेटर है, तो ऐसे जो सैटेलाइट्स होंगे ये इसके ऊपर 35,786 किलोमीटर ऊपर वो करेंगे, ऑर्बिट करेंगे। अब इनका खासियत ये होता है कि इनका जो ऑर्बिटिंग स्पीड होता है वो अर्थ के रोटेशन के स्पीड के बराबर होता है। तो जैसे अर्थ अगर 24 घंटे में रोटेट करता है तो ये भी 24 घंटे में अपना ऑर्बिट पूरा करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि ये वाला पॉइंट अगर आप सुबह 8 बजे उठ के देखोगे कि हाँ मेरा नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ पे सैटेलाइट दिख रहा है, तो अगले दिन जब आप 8 बजे फिर से जाओगे तो उसी पॉइंट में स्काई पे आपको फिर से वो वाला दिखेगा। अब इसी का एक टाइप है जियो सिंक्रोनस। अब देखिए जो जियो स्टेशनरी है वो यहाँ पे 0 डिग्री पे इंक्लिनेशन पे ऑर्बिट कर रहा है। अगर मेरा दूसरा जो सैटेलाइट है वो पे इस इंक्लिनेशन पे अगर वो ऑर्बिट करे, या इस इंक्लिनेशन पे करे, या इस इंक्लिनेशन पे करे, या कोई भी ऐसा इंक्लिनेशन जो इक्वेटर के बराबर पे नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे जियो सिंक्रोनस। ये भी 35,786 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से करता है। ये भी जो इसका ऑर्बिटिंग का स्पीड होता है वो अर्थ के रोटेशन के स्पीड के बराबर होता है। तो जियो सिंक्रोनस है, जियो स्टेशनरी है। इसके अलावा एक टर्म जो ज़्यादा अगर सैटेलाइट हो जाए तो वो है स्पेस डेब्रिस। या बेसिकली स्पेस डेब्रिस होता है कि स्पेस में जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से बड़े बड़े सब नेचुरल आर्टिफिशियल जो स्पेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं स्पेस में, उसको जो थ्रेट होता है, जो थ्रेट पोज करते हैं, उसको हम लोग स्पेस डेब्रिस बोलते हैं। तो आज के लिए बस, आज का तो हो गया। उसके बाद आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और कोई अगर डाउट हो तो आप में एक मेरा जीमेल रहता है डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे को मेल कर सकते हो। और अगर आपको कोई नोट्स चाहिए या कुछ हेल्प चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का भी चैनल रहता है, आप उस पर ज्वाइन करिए। और आप बताइए मेरे को, अगर चाहते हैं कि कोई वीडियो बनाए हम स्पेसिफिक टॉपिक पे, तो वो भी आप मेरे को बता सकते हो। थैंक यू।